डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग? उम्मीद कर सकते स्वस्थ होंगे, बढ़िया होंगे। तो आज फिर से हम लोग हाजिर हैं। क्लास 10th के लिए आज वीडियो बनेगा और इस लेक्चर में समझेंगे कि फर्स्ट चैप्टर में क्या क्या चीज़ें हैं और उसमें जो शुरुआत के टॉपिक्स हैं उनके बारे में जानेंगे। जैसे कि यूक्लिड डिवीज़न लेमा क्या है, एल्गोरिदम क्या है और उसके आगे रियल नंबर्स के कितने पार्ट्स हैं, इन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे और आगे जो टॉपिक्स हैं उनको भी कवर करेंगे। तो इतने लोगों ने वोटिंग किया था, क्लास 10th के लिए इनको वीडियो चाहिए थे क्योंकि 2023 में अब ये चले जाएंगे क्लास 10th में। इस साल क्लास 9th में थे, इसको पास करके 10th में चले जाएँ और बोर्ड्स का एग्ज़ाम देना है। तो ऐसे कई स्टूडेंट्स हैं, तो उनके पास भी वीडियो को शेयर करिए जो आपके फ्रेंड्स हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए जितने भी स्टूडेंट्स नए हैं। तो अब यहाँ पर शुरू करते हैं, क्या है रियल नंबर्स के बारे में। तो नंबर्स जितने भी हैं आसपास उनको दो पार्ट्स में बांटा गया है। कैसे, यहाँ देखते हैं। नंबर्स जितने भी आप नंबर्स देखते हैं तो उनको दो पार्ट्स में बांटा गया। एक है रियल और दूसरा है इमेजिनरी। कौन सा? रियल और इमेजिनरी। रियल मतलब कि वास्तविक संख्याएं, जैसा हमने लिखा है, इस चैप्टर का नाम ही है। तो हिंदी में इसको बताते रहेंगे और इंग्लिश में मेनली लिखते रहेंगे क्योंकि इंग्लिश मीडियम से हमने पढ़ा है और हिंदी मीडियम वालों को भी पढ़ाया है और इंग्लिश मीडियम वालों को भी। लेकिन फिर भी मैक्सिमम इंग्लिश में चलेगा और हिंदी में बताते रहेंगे। यदि आपको हिंदी में लिखा हुआ भी चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, हम हिंदी में भी लिख देंगे, कितना टाइम लगेगा उसमें। अब देखते हैं रियल नंबर्स और इमेजिनरी नंबर्स। ठीक, रियल नंबर्स क्या होते हैं? जितने भी नंबर्स के बारे में पढ़े हैं आज तक, है ना, वे सब रियल नंबर्स में ही आएंगे। जैसे कि 1, 2, 3, √2, √3, है ना, पाई, ये सभी रियल नंबर्स में ही आएंगे। जितने भी नंबर्स माइनस में पढ़ते हैं, -1, 0, ठीक, फ्रैक्शन में पढ़ते हैं 1/2 और क्या पढ़ते हैं 3/4, जो भी पढ़ते हैं डेसिमल में, वे सभी रियल नंबर्स में आएंगे। ठीक, लेकिन इमेजिनरी में क्या आएंगे? अब बचा क्या? तो इमेजिनरी के बारे में अभी तक कुछ नहीं पढ़े होंगे क्योंकि ये नंबर्स आते हैं 11th क्लास में पढ़ेंगे आप लोग, चैप्टर है कॉम्प्लेक्स नंबर में। क्योंकि इमेजिनरी नंबर में आते हैं अयोटा के रूप में। अयोटा मतलब होता है रूट में -1, यानी कि जब भी कोई नंबर देखेंगे कड़ी में जब लिखते हैं तो वो कैसा है? पॉजिटिव, यानी कि प्लस में रहता है। लेकिन अगर माइनस में हो जाता है उसका वैल्यू क्या होगा? जैसे प्लस में 4 है, ठीक, तो इसका वैल्यू तो हम लोग ला देते हैं 2 होगा, प्लस माइनस जो भी होगा। ठीक, यहाँ पर प्लस माइनस लगा ही, तो +-2 आ गया। ये कैसा नंबर मिला? रियल नंबर मिला। माइनस में रहे चाहे प्लस में रहे। लेकिन अगर यही रूट में माइनस में हो जाए, जैसे रूट में -4 या रूट में -3, तब कैसा नंबर हो जाएगा? तब ये हो जाएगा इमेजिनरी नंबर और इसको अयोटा के रूप में डिनोट करते हैं। जैसे कि यहाँ पर है, ये सब नंबर्स हैं, तो इमेजिनरी नंबर हो जाते हैं रूट में माइनस, जो नंबर्स रहते हैं रूट में उनको कहते हैं इमेजिनरी नंबर्स। और इमेजिनरी नंबर और रियल नंबर को मिला करके कॉम्प्लेक्स नंबर्स बनते हैं। कैसे नंबर्स? कॉम्प्लेक्स। जैसे 5 + 2 अयोटा। अब अयोटा मतलब क्या है? रूट में -1। तो 5 + 2 अयोटा मतलब क्या होगा? 2 का स्क्वायर होकर अंदर जाएगा, यानी कि -4 हो जाएगा अयोटा इस रूप में। जैसे कि यहाँ पर समझ सकते हैं 5 + 2 अयोटा का यहाँ पर क्या मतलब है? -1 रूट में। ठीक, अब 2 का स्क्वायर करके अगर अंदर ले जाएं तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 और 4 का गुणा होगा तो -4। तो 5 प्लस रूट में -4, ये था कॉम्प्लेक्स नंबर के रूप में। जब हम लोग मिक्स्ड कर देते हैं, यानी कि रियल नंबर 5 है और ये इमेजिनरी नंबर, तो इन दोनों को मिक्स करके आपस में लिख दिए, तब क्या हो जाता है? कॉम्प्लेक्स नंबर। समझ में आया होगा। तो इमेजिनरी नंबर के बारे में नहीं पढ़ना है, अभी बस रियल नंबर के बारे में पढ़ना है। अब रियल नंबर को भी बांटा गया है। ठीक, जैसे कि मनुष्य है, मनुष्य को दो पार्ट में बांट दिया गया, मेल फीमेल। ठीक, कुछ आदमी हो कुछ औरतें, तो इस रूप में बांटा गया। तो ऐसे यहाँ पर भी कैटेगरी है। तो रियल नंबर को दो पार्ट में मेनली बांटा गया है और वे हैं रेशनल नंबर्स और दूसरा है इरेशनल नंबर्स। कैसे? इरेशनल नंबर्स। ठीक, अब यही समझना है रेशनल नंबर क्या होते हैं। तो इसको शुरू से रटते आए होंगे हर चैप्टर, हर क्लास में ही, फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर में, कि रेशनल परमीय संख्याएं क्या हैं? परमीय संख्या जिनको P/Q के रूप में लिखा जा सके, Q ≠ 0, यानी Q 0 ना हो, जैसा कि हम भी रटे ही है। लेकिन अब समझाते हैं क्या है। अब देखो, तो P/Q हो गया। ठीक, P/Q के रूप में
लिखा जा सके। तो पहले तो रटते ही हैं क्या क्या है, फिर धीरे धीरे समझ में आता है कि q इज नॉट इक्वल टू 0 ये कहना क्या चाहता है कि नीचे जो है ना ये न्यूमरेटर ये डिनोमिनेटर, ये इन सब में एक रिलेशन दिया है कि अगर मान लो 2/3 लिख दे तो चलेगा, लेकिन 3/0 है ना, नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि P/Q में Q नीचे वाला है, हर है, और ये 0 नहीं होना चाहिए। तो नीचे वाला अगर 0 हो गया तो इसका वैल्यू क्या आएगा, नॉट डिफाइंड है, यानी कि बताया नहीं जा सकता कि 0 से डिवाइड करने पे क्या होगा। ठीक, तो इसलिए रेशनल नंबर में कभी भी ऐसा नंबर नहीं आ सकता जिसके नीचे 0 हो। तो ऐसे ही आ गया था इरेशनल नंबर। ठीक, तो रेशनल नंबर में समझ गए होंगे, जैसे 4 लिख दें तो 4 ये भी क्या है, रेशनल नंबर है। -3 लिख दें तब भी रेशनल नंबर है। मतलब सब प्रकार के नंबर रेशनल ही आएंगे, लेकिन जिनके नीचे 0 ना हो। अब आता है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर में क्या आएंगे, जब रेशनल ही ये सब हो गए। इरेशनल में आते हैं रूट में जो ऐसे नंबर्स हैं, √2 √3 प्राइम नंबर्स के रूप में, है ना। अब इनको इरेशनल क्यों कहा गया है, ठीक, अब इस कहेंगे कि इसके बाद अपान में 1 लिख देंगे, हो तो गया रेशनल, लेकिन ऐसा नहीं है। इरेशनल में एक और डिफिनीशन बनाया गया, वो क्या है कि जब इनका हम लोग वैल्यू लेंगे, ठीक, तो डेसिमल में नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग हो। कैसे हो, आगे पढ़ेंगे इसको डिटेल में। नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग हो, ठीक, और इसमें क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग हो, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, लेकिन रिपीटिंग हो तो रेशनल है। जैसे इसको समझते हैं, अब जैसे क्लास 9th में पढ़े होंगे अगर ध्यान से, तो एक आया रहा होगा ऐसे इस टाइप में 0.6 पे बार, है ना, इसको P/Q के रूप में लिखो, जहाँ Q इज नॉट इक्वल टू 0, Q 0 ना हो। अब ये क्या कहना चाह रहा है कि 0.6 पे बार, यानी कि 0.6666 ऐसे चलते जाएगा इनफाइनाइट टाइम्स, इसको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। लिखा जा सकता है कैसे जानते थे, इसको हम लोग x मान करके जैसे भी लगाते थे, 10 का गुणा उड़ा करके ला देते थे। अब वो सब नहीं सॉल्व कराएंगे, लेकिन अब यहाँ यही समझना है कि इसको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, इसीलिए क्या हो गया, रेशनल नंबर, और लिख भी देते थे। ठीक, शॉर्ट ट्रिक भी था। क्या था शॉर्ट ट्रिक, देखते हैं। देखो शॉर्ट ट्रिक अगर नहीं याद आ रहा है, देखो 0.6 पे बार है ना, यानी कि 0.6666, एक चीज रिपीट कर रहा है 6, तो अगर इसको P/Q के रूप में लिखना है तो इसको 6/1/9 लिखेंगे। अगर दशमलव के जस्ट बाद वाला रिपीट कर रहा है तो यहाँ पर क्या कर देंगे, एक अंक के बाद यहाँ पर तुरंत ही 9 लिख देंगे। मतलब एक अंक रिपीट कर रहा है ना, तो उसके बट्टे 1/9 लिखेंगे। अगर ऐसे ही दे दें 0.47 पर बार, तो इसको लिखेंगे 47/99। 2 को रिपीट कर रहा है 2 चीज़, तो 2/9 ले लेना है। ठीक, तो यही शॉर्ट ट्रिक है। अगर ऐसा क्वेश्चन रहता है तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, अगर एक आध नंबर का आता है तब ऑप्शन वाला। ठीक, लेकिन अगर प्रूफ आ जाता है तब तो मान कर लगाना पड़ेगा। वे भी आगे वीडियो में बताएंगे कैसे लिखते हैं, प्रूफ क्या है। अब इरेशनल में आते हैं, इरेशनल नंबर के बारे में बात करते हैं। रेशनल नंबर समझ में आया, यानी कि ये रिपीट करे, ठीक, चलेगा, लेकिन कभी समाप्त ना हो, तो वो रेशनल है। ठीक, जैसे कि ये सब रेशनल नंबर्स में आएंगे। 0.47 पर बार, यानी कि 0.47 47 47 47 ऐसे चलते जाएगा इनफाइनाइट टाइम। तो ये किस नंबर में है, यह रेशनल नंबर में है। इरेशनल नंबर में क्या होगा, इरेशनल इसका उल्टा है थोड़ा सा, नॉन रिपीटिंग, करा नॉन रिपीटिंग, कभी रिपीट ना करे। यानी कि दशमलव के बाद अगर लिखा जाए, जैसे कि यहाँ पर लिखते 0.01 ऐसे, फिर 4 को 01, तो ऐसे फिक्स ना रहे कि कितना चीज़ रिपीट कर रहा है। जैसे कोई कहेगा 01 रिपीट कर रहा है, तब तक देखो 001 आ गया, फिर कहो चलो अच्छा मान लेते ये रिपीट करेगा। अब 3 को 01 यो ने रिपीट किया, फिर 4 को 01, मतलब कभी रिपीट नहीं करेगा, है ना। और इसको P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। तो ये हो जाता है नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेट मतलब होता है समाप्त होना, नॉन टर्मिनेटिंग मतलब कभी समाप्त ना हो, कभी समाप्त ना हो। और नॉन रिपीटिंग मतलब कि दोहराव ना हो, दोहराव ना हो, मतलब कोई भी अंक रिपीट ना हो, बार बार ना आए।
ठीक। और इसमें क्या है, रिपीट करे लेकिन टर्मिनेट ना हो। तो अब ध्यान रखना है कि बार बार रिपीट कर रहा है तो रेशनल है, रिपीट रेशनल है, और नॉन रिपीटिंग इरेशनल है, और टर्मिनेट तो होगा नहीं दोनों में। ठीक, तो ये चीज़ रहना चाहिए, इतना कंडीशन। अब एक चीज़ और है, पाई। पाई पूछता है रेशनल है कि इरेशनल, तो जब भी पाई पूछेगा तो इरेशनल नंबर है। ठीक, अगर वैल्यू दे रहा है 22/7 तो कहोगे रेशनल है, लेकिन अगर पाई पूछेगा तो इरेशनल नंबर है, क्योंकि पाई जब डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं, यहाँ पर देखो 2πr बराबर होता है सरकमफेरेंस। ठीक, परिधि पढ़ते हैं हिंदी में कि परिधि बराबर क्या होता है, वृत्त का परिधि क्या होता है, c बराबर 2πr होता है। अब पाई बराबर अगर लाएं तो 2r उधर जाएगा तो क्या करेगा, डिवाइड करेगा c/2r। ठीक, अब c/2r रेडियस का दोगुना क्या होता है, डायमीटर। रेडियस का दोगुना कर दें डायमीटर हो जाता है, इतने का दोगुना करेंगे पूरा लंबाई डायमीटर व्यास हो जाएगा, तो d। तो c को d से डिवाइड करेंगे तो पाई का वैल्यू मिलेगा। और जब भी ऐसा लाते हैं रियल में वैल्यू है ना, तो लाया गया 3.1459 ऐसे करके कुछ जो भी आता है, वे कभी रिपीट नहीं करता है। जब पाई का वैल्यू लेते हैं तब रियल वाला एग्जैक्ट, वे कभी रिपीट नहीं करेगा, न ही कभी समाप्त होगा। ठीक, तो इसीलिए पाई क्या है, इरेशनल नंबर। लेकिन अगर कह दे 22/7 तब कहोगे रेशनल नंबर है, क्योंकि P/Q के रूप में है। तो ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है 3.14 लेकर के क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं। तो ये चीज़ दिमाग में रखना है। इसी टाइप के आते हैं एक आध नंबर में, इसमें से पूछ देता है क्या रेशनल है, क्या इरेशनल है, रियल है कि नहीं, P/Q के रूप में कैसे लिखाएगा। तो ये सब शॉर्ट ट्रिक भी काम आएंगे। ठीक, तो ये चीज़ें नोट कर लेना है। इसमें से मैक्सिमम चीज़ें जितने हमने लिखी हैं इसको नोट कर लीजिए कॉपी पेन लेकर के तुरंत ही, और फिर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ तक समझ में आया होगा। इरेशनल नंबर में ये सब चीज़ें हैं। √2 और √3 बच जाता है, इरेशनल क्यों है, तो जब इनका भी वैल्यू निकालते हैं √2 का या √3 का या √5 का, तो इसको प्रूफ करना तो आगे सीखेंगे, है ना। जिस हिसाब से बुक में प्रूफ दिया है उसी टाइप को पूछता है। अब तो बहुत कम पूछता है, लेकिन पहले पूछता था, तो उसको भी प्रूफ सीखेंगे कैसे मानते हैं अपन भी, कैसे लगाते हैं। लेकिन अभी क्यों कह रहे हैं, देखो 1.4140 जैसे भी करके इसका वैल्यू आता है आगे, और ऐसे 1.73 करके जो भी आता है, इसका 2.23 करके जो भी वैल्यू आता है, इन सब में जैसे जैसे वैल्यू को इसको फाइंड करते रहते हैं ना, स्क्वायर रूट निकालते रहते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं, कभी रिपीट नहीं करता है और न कभी समाप्त होता है। तो इसलिए यह इस हिसाब से भी देखा जाए तो नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग में आ गया, तो यह क्या हो गया, इरेशनल नंबर हो गया। अब यहाँ तक समझ में आया होगा। सब कुछ दिमाग में बैठा लेना है। रियल नंबर क्या है, रेशनल नंबर P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग हो, रिपीटिंग हो लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग हो। इरेशनल नंबर नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग हो, अगर इस रूप में है तब। ठीक, तो हो जाएगा। और इसको आगे इन सब चीज़ों का प्रूफ 1-2 नंबर का जो भी पूछता है, 4 नंबर 5 नंबर भी पूछ लेता है, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। लेकिन अभी के लिए बस इतना ही है। अब यूक्लिड डिवीज़न लेमा और यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम क्या है उसको जानते हैं, इसको मिटा करके। तो इसको नोट कर लीजिए तुरंत ही। हाँ, तो अब आते हैं यहाँ पर यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा। अच्छा, लेमा क्या है, तो यहाँ पर पढ़ सकते हैं, ये दिया है जो डिफिनीशन दिया है। ठीक, तो इसमें समझ सकते हैं कि ए और बी इस रूप में रहें, जहाँ पर ये चीज़ होता है, ए बराबर BQ + R, और R क्या है, इनके बीच का है, यानी कि B से बड़ा हो, B से छोटा हो और 0 से बड़ा या उसके बराबर हो। तो ये चीज़ दिया है। ठीक, तो लेमा होता क्या, पहले ही दिमाग में आ रहा होगा, दिया तो है, ये समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत। लेकिन लेमा क्या है, लेमा मतलब होता है जो ऑलरेडी प्रूव्ड स्टेटमेंट्स हो, यानी कि ऑलरेडी प्रूव्ड स्टेटमेंट्स। ठीक, ये दिया है। अब देखो लेमा मतलब हिंदी में कहते हैं प्रमेयिका। क्या कहते हैं, प्रमेयिका। तो अब यहाँ पर लेमा ऑलरेडी प्रूव्ड स्टेटमेंट कैसे है, जैसे समझते हैं 5 से अगर कह दें, सस्ता वाला भाग लेते हैं, 5 से 43 में भाग दो। ठीक, तो क्या करोगे, 5 का पारा पढ़ोगे, 5 × 8 = 40,
और माइनस कर दोगे, 3 बच गया रिमाइंडर, शेष बच गया। 5 से भाग दिए 43 में, 5 8 40 गया और 3 बच गया। तो जब भी यहाँ नोट करोगे ये रिमाइंडर 43 में बचा, फिर 5 से अगर भाग दें कोई और बड़ा इससे थोड़ा सा ले, 44 ले लें, तो 5 8 40 फिर हो जाएगा, अब की बार 4 बचेगा। ठीक, ऐसे ही और बढ़ा दें तो 5 से बढ़ा देंगे तो मान लो 45 ले दिए, 5 9 45, अब क्या बचेगा, कुछ नहीं, 0। तो देखोगे हमेशा रिमाइंडर क्या हो रहा है, रिमाइंडर 3 हुआ, 4 हुआ, लेकिन 5 नहीं हुआ, यानी कि शेष तो कभी इसके जैसा, इसके बराबर बचेगा नहीं, नॉर्मल सी बात है। क्योंकि अगर इसके जैसा बचने वाला रहेगा, मतलब कि अगर बच जा रहा है तो गलत लगा रहे हो भाग, है ना, तो अपने ऊपर डाउट करना कि कहीं गलती तो नहीं हुआ है। अब देखो अगर ऐसा है तो और इससे सस्ता वाला लेते हैं, 5 से 40 ले लिए, 5 8 40, कम ले रहे हैं तब वो नहीं बच रहा है। यानी कि होगा क्या कि ये, इसको क्या कहते हैं, इसको इंग्लिश में कहते हैं डिवीज़र, ठीक, OR। इसको क्या कहते हैं, जो बीच में है, डिवाइडेंड, क्या कहते हैं, डिवाइडेंड। और इसको क्या कहते हैं, कोसेंट, कोसेंट। और यहाँ पर क्या बचता है, जो भी यहाँ पर 0 है तो ये हो गया रिमाइंडर, ठीक, जो शेष बचता है। तो ये चीज़ें तो पता होंगी, सिंपल सा, ये इसको डिवीज़र कहते हैं, डिवाइडेंड, कोसेंट, रिमाइंडर। हिंदी में क्या कहते हैं, भाजक, भाज्य, भागफल, शेष, भाजक, भाज्य, भागफल, शेष। ठीक, तो ये कविता जैसा बन गया, भाजक, भाज्य, भागफल, शेष। तो याद रखना है। अब इसमें एक रिलेशन देखेंगे हमेशा कि जो बीच वाला है, जैसे इसी को लेते हैं, है ना, मेन इसी को पकड़ते हैं, तो इसमें देखोगे जो 43 है, 43, इसको लिख सकते हैं 5 गुणे 8, इन दोनों के गुणा करके 5 गुणे 8 प्लस जो रिमाइंडर है 3। ठीक, ऐसे इसमें भी लिख सकते हैं 5 8 40 और 4 जोड़ेंगे 44, ये मिलेगा। यानी कि इसका और इसका गुणा करके ये जोड़ दे तो ये मिल जाता है, सिंपल सी बात है। तो ये ऑलरेडी प्रूव्ड हुआ ना एक प्रकार से। अब देखोगे जब भी तो हमेशा इसी तरह लिखा जा सकता है। तो इसी पर ये स्टेटमेंट है कि ए और बी किसी भी 2 पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, ए और बी, ए है और ए को भाग दे रहे हैं बी से, किससे भाग दे रहे हैं, बी से। अगर क्यू बार में जा रहा है, क्यू बार में, तो और यहाँ पर घटाने उठाने पर आ रहा है, यहाँ पर मतलब बी क्यू आएगा, बी का गुणा क्यू में करेंगे, जो भी आएगा। यहाँ पर मान लो रिमाइंडर आर बचता है, तो इन सब में एक रिलेशन क्या है कि ए बराबर जो होगा हमेशा बी क्यू प्लस आर होगा, यानी कि बी का गुणा क्यू में करो प्लस आर करो, यही है। तो ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये है यहाँ पर लेमा करो। ठीक, अब इसमें एक और कंडीशन दिया है, आर क्या है, यानी रिमाइंडर। तो यहाँ पर देखा ना सिंपल सी भाग में कि रिमाइंडर जो शेष बच रहा था, ये बेचारा कब वो उसके बराबर नहीं पहुँच पा रहा है, इसके बराबर तो नहीं पहुँच पा रहा है। ठीक, तो उसमें एक लिमिट है कि हमेशा या तो 0 होगा, 0 या 0 से बड़ा होते होते इसी तक जाएगा। इसको क्या कहें अभी अभी, बी। तो आर जो है रिमाइंडर हमेशा इससे क्या होगा, छोटा होगा, यानी बी से छोटा होगा, लेस देन बी। और यहाँ पर 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा, इक्वल टू, ग्रेटर देन आर, इक्वल टू, आर ग्रेटर देन, यानी कि बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा। ठीक, तो ये दिमाग में रखना है, बी से छोटा होगा। तो ये समझने वाला चीज़ है, रट्टा नहीं मारना है कुछ भी, सिंपल सा समझना है यही कि ये तो होता ही है। नहीं समझ में आएगा कैसे लिखना है तो इसे बना लेना, कोई भी भाग सिंपल सा ले लेना अपने से और समझ जाना कि ये चीज़ होता है और उसको इस तरह दर्शा देना है। ठीक, तो ये जो स्टेटमेंट है ये समझ सकते हैं सिंपल सा कि ए और बी को इस रूप में लिखे हैं, क्यू और आर जो हैं इंटीजर्स हैं। ठीक, तो ये बचेंगे, 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर भी हो सकता है, लेकिन b से हमेशा छोटा होगा, इसके बराबर नहीं हो सकता है, यही ध्यान देना है। नहीं तो इक्वल टू का एहर का और हो जाता है, ये ध्यान देना है। ठीक, तो अब आते हैं यहाँ तक तो हो जाएगा। बड़ा बड़ा जो भाग है ना, अब देखो लेमा समझ में आ गया। लेमा क्या है, ये ऑलरेडी जो स्टेटमेंट था यहाँ पर लिखा हुआ उसको प्रूफ जो किया गया है इसी तरह आया है कि ऑलरेडी प्रूफ ही है। लेकिन इसकी हेल्प से जब हम लोग कोई स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करते हैं, ठीक, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जब करते हैं उसको कहते हैं एल्गोरिदम। क्या कहते हैं, एल्गोरिदम। तो यूक्लिड, अब आता है अगला, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम। क्या आता है, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम। ये क्या है, तो एल्गोरिदम मतलब समझना है यहाँ पर हमेशा कि स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, स्टेप बाय स्टेप
प्रोसेस, ठीक, टू प्रूव समथिंग, यानी कि कोई चीज़ प्रूव करना या कोई चीज़ पता करना, उसके लिए स्टेप बाय स्टेप जो प्रोसेस है यहाँ पर लिखा भी हुआ है। तो ये जो डिफिनीशन है इसको याद भी कर सकते हैं। तो ये पूछ देता है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम, अभी एल्गोरिदम बस बताएं, यूक्लिड का डिवीजन एल्गोरिदम क्या है। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम दिए थे यूक्लिड का HCF फाइंड करने के लिए, HCF को फाइंड करने के लिए। HCF पता करना सिंपल है, भाग देते जाते हैं, शेष जो बचा उससे दोबारा भाग देते हैं, फिर जो बचा उससे दोबारा, तो ऐसे करते जाते हैं। ये तो भाग विधि तो पता है, बचपन से पढ़ते हैं, लेकिन इस विधि से कैसे करेंगे, है ना, क्योंकि इनको वो विधि नहीं आती रहेगी या जो भी दिमाग लगाएं तो उस हिसाब से करना रहेगा हमको, तो उसको कैसे करेंगे इसको मिटा करके समझते हैं। यूक्लिड का डिवीजन एल्गोरिदम क्या है, यानी कि स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, इसी की हेल्प से कैसे हम लोग HCF पता करते हैं, ठीक। तो ये दिमाग में रहेगा कि लेमा क्या है, और ये चीज़ समझ में आ ही गया होगा कैसे है। अब एल्गोरिदम को सॉल्व करते हैं कोई एक क्वेश्चन लेकर के, ठीक। हाँ, तो बड़े बड़े अंक का भाग लेते हैं, जैसे कि ले सकते हैं 548 और इसके साथ ले लेते हैं यहाँ पर 3 4 2 8, ठीक है, इतना ही ले लेते हैं, ठीक। अब इसको हम लोग इसका HCF निकालते हैं। तो इसका HCF कैसे निकालेंगे, जो छोटा वाला नंबर है 548 इससे भाग दे देते हैं, क्या निकालना है HCF। अब यूक्लिड पर भी आएंगे, तो 3 4 2 8 हुआ। अब इसमें भाग दो, तो 5 है, यहाँ पर क्या है 3, 5 के पारे में 3 से छोटा मिलेगा 34 ले लेते हैं। तो ये भाग देना जिसको नहीं आता वो ध्यान से देखेगा कि जो आगे का अंक है ना, ये बताता है कि यहाँ कितनी बार में जाएगा। 5 है, 5 का पहाड़ा पड़े 34 के नज़दीक पहुँचो, 5 36, 5 7 35, तो 6 बार ले जाओ, 7 बार में ज़्यादा जाएगा। अब पीछे से गुणा करो, 6 8 है 48 का 8। ऐसा क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि 6 5 30 के लिए 2 अंक तो ले लिए हैं, बाकी 2 अंक के लिए इन दोनों को ले लिए। अब पीछे से गुणा, 6 8 48 के 8 बच गया 4, 6 चौक 24, 24 4 28 के 8, और फिर बच गया 2, 6 5 30 2 32, माइनस कर देते हैं 0, 12 में से 8 गया 4 1, ये कट गया 140 आया रिमाइंडर। लेकिन ये CF में जानते हैं रिमाइंडर कुछ बचना है नहीं, रिमाइंडर को 0 ही लाना है। तो अब ये इसको भाग नहीं दे पाया इस बेचारे को, अब ये क्या करेगा, इसी में भाग दे देगा। तो 5 4 8 इसी तरह करते थे। 14 है, अब 14 को पहाड़ा पड़ो 54 के नज़दीक, 14 3 42, 14 चौका 56, 3 बार जाएगा, 4 बार में 56 हो जा रहा 56। तो 3 बार ले जाते हैं, 3 0 या 0, 14 3 42, माइनस कर दो 8 2 128। अब इससे भाग दो 140 में, ठीक, क्योंकि ये इसमें भाग नहीं दे पाया, अब जो बचा ये इसमें भाग देगा। तो ऐसे ही होता है। अब इसमें भाग देते हैं, 128 से कम 128। अब ये इधर देगा, 10 में से 8 गया 2, 1 कट गया 12, 12 से भाग दो 128 में, 12 एक कम 12 कट गया 8 उतरा। अब देखो जो ही कोई उतरता है और भाग नहीं जाता 0 बढ़ा दो, क्यों, क्योंकि एक नहीं तो ले जाना ही पड़ेगा। अब भले ही एक बार नहीं जा रहा है 0 बार ले जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी सही लगाएंगे जबकि इसका काम उतना है नहीं। अब 8 से भाग देंगे 12 में, 8 एक कम 8, मतलब इसके जस्ट पहले वाले में भाग देते जाएंगे। 4 आया, अब 4 8 में भाग देगा, 4 दूनी 8, 4 मिला, है ना। बहुत लंबा प्रोसेस लगा, लेकिन ये तो फिर भी सिंपल प्रोसेस है कि यही करते जाना है, ठीक। ऐसे ही यहाँ पर यूक्लिड का प्रोसेस है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम जो है स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस इसी पर बेस्ड है, ठीक, सेम ऐसा ही है। उसको लगाएंगे और जानेंगे कि कैसे लिखते हैं। अब देखो इसमें तो HCF आ गया है 4, क्या आया HCF 4। अब यूक्लिड का मेथड देखते हैं, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम। ठीक, यूक्लिड कैसे लिखे थे, यूक्लिड के लिखने का तरीका सिर्फ बेस्ट था A = BQ + R पर, ठीक। और R क्या है, R B से छोटा है, 0 के बराबर या 0 से बड़ा है, ये ध्यान देना है, ठीक। हमेशा रिमाइंडर क्या होना चाहिए, इससे छोटा होना चाहिए और 0 से बड़ा या 0 के बराबर हो जाए चलेगा। लेकिन रिमाइंडर जो ही 0 आता है वहाँ रुक जाना है,
अब स्टेप बाय स्टेप इसी को अप्लाई करते जाएंगे। ए क्या था दिमाग में रखना, बीच वाले को ए कहते थे, इसको बी कहते थे, इसको क्यू कहते थे, और यहाँ रिमाइंडर जो बचा आर कहते थे। याद रहेगा। अब लगाते हैं, देखो ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए की जगह क्या रखेंगे, 3 4 2 8 बराबर, ठीक, 548। बी है, बी की जगह ये है 548। पहले स्टेप के लिए, पहला स्टेप अभी स्टेप 1 है, ठीक, इसको नाम देते हैं स्टेप 1, स्टेप फर्स्ट। अब कितने बार में गया, 548 का गुणा ये क्यू क्या है 6, 548 6 बार में गया जब, तो इसके नज़दीक पहुँचे और 140 बचा, तो आर को जोड़ देना है 140। पहला स्टेप हुआ। अब 548 भाग नहीं दे पाया, पूरी तरह काट नहीं पाया, तो 140 इसको काटेगा। अब बीच में कौन आएगा, ये, तो ए बराबर ये हो जाएगा, ए ये हो गया ना। तो देखो इसी की हेल्प से इसको लिख सकते हैं सिंपली। तो अगर कभी नहीं समझ में आया कैसे लिखना है, तो ये पहले पीछे कहीं पेज पे सॉल्व कर लेना, या जहाँ पर भी शॉर्ट में, और उसकी हेल्प से ये लिख सकते हैं, ठीक। एग्जाम में भी कर सकते हो, सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है। 548 हो गया। अब की ये स्टेप नंबर 2 है, ठीक। 548 बराबर लिख सकते हैं 140 गुणे कितनी बार जाएगा, 3 बार गया है, और प्लस क्या करेंगे यहाँ पर 128, रिमाइंडर आपकी 128 ये बचा है। अब 128 140 में भाग देगा, क्यों, क्योंकि यह 140 इसको काट नहीं पाया, तो 128 गुणे 1 का बार जाएगा, और बचा क्या है यहाँ पर 12। फिर 128 में कौन भाग देगा, 128 आया आपकी, फिर से ए है, ये बी, ये क्यू, ये आर, तो बस यही चीज़ ए बी क्यू आर जो है ना, इसी को दिमाग में रखना है, कौन कौन सा चीज़ है। ए बराबर 128 बराबर क्या होगा, 12 गुणे 10, यानी कि 12 दहिया में 120, अब प्लस 8 128। तो ये जब भी मल्टीप्लाई करके इसको जोड़ेंगे इसके बराबर मिलेगा, ठीक। मल्टीप्लाई करके जोड़ोगे, मल्टीप्लाई करो और इसको ऐड करो, ये मिलेगा। अब आ गया 12 में कौन भाग देगा, 8 एक कम 8 प्लस 4 12। 8 में कौन भाग देगा, अब ये यहाँ आएगा, 8 में 4 दूनी 8 प्लस 0। अंतिम में कौन आया, 4, यही काटा है, तो HCF कौन है, 4, ये लिखना है। तो एग्जाम में जब ऐसे आएगा, ऐसे नंबर दे देगा और ऐसे पता कर लेंगे, ये जरूर चीज़ इतना लिखेंगे और यहाँ पर ला देंगे HCF, ठीक। ये लिखना जरूरी नहीं रहेगा, लेकिन अगर कहीं पूछ देता है, लाना है बस HCF ही फाइंड करना है, तो ये सिंपल मेथड पड़ेगा मैक्सिमम स्टूडेंट्स के लिए, जहाँ तक हमें लगता है। और ये वाला थोड़ा सा, इसमें जैसे अनुमान नहीं लगा पाएंगे ना, तुरंत कितनी बार में गया, 6 बार में गया है कि नहीं, कितना बचा, और ऐसे सिंपल पड़ता है तुरंत, बचपन से करते आए हैं, तो ये कुछ नया है। लेकिन फिर भी इसको ट्राई करिए, मैक्सिमम क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, बहुत सारे क्वेश्चन दिए हैं। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है आपके लिए NCERT का है, इसको सॉल्व करके कमेंट करके बताइए क्या आंसर होगा, और इस तरह सॉल्व करेंगे, इसको देख सकते हैं, याद कर सकते हैं क्या क्या प्रोसेस है ना, मतलब समझना है, बस भाग देते गए। इसको लिखने का जो तरीका है यही मैटर करता है, और हर एक स्टेप पर नंबर भी मिलता है, तो ये चीज़ याद रखना है। तो इस तरह सॉल्व करेंगे, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो कमेंट करके जरूर बताएं क्या क्या आंसर है, और वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।